डियर स्टूडेंट्स, समर्थन प्रणाली के बारे में आज हम लोग देखेंगे कि अपने सपोर्ट सिस्टम में जो हमारा लचीलापन समर्थन प्रणाली में कौन कौन से फैक्टर हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि समर्थन प्रणाली को एकीकृत निर्णय पर्यवेक्षण प्रणाली भी हम कहते हैं, यानी इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी कहा जाता है। और इस सपोर्ट सिस्टम को जो डेवलपमेंट किए थे उनका नाम था डी बोरेनस्टीन, यानी साइंटिस्ट डी बोरेनस्टीन ने इस लचीलापन समर्थन प्रणाली को इन्वेंट किया था, आविष्कार किया था, इनको डेवलप किया था। तो इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है वह एक एकीकृत सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें परिचालन, अनुसंधान, सिस्टम विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई विधियों को जोड़ा जाता है तथा इस तरह के एक जटिल प्रणाली के डिज़ाइनों में सम्मिलित कई गतिविधियों के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो IDSS एक ऐसा इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जिसमें हम जो हमारा प्रणाली है उसके संचालन के लिए उसमें हम रिसर्च कर सकें, एनालिसिस कर सकें, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा सकते हैं कि आपने कोई वॉइस रिकॉग्निशन दिया और उससे वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपका चलने लगे। तो इस तरह के एक जटिल जो हमारी प्रणाली है उसके डिजाइनों में सम्मिलित कई गतिविधियों उनके लिए हम एक अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। FMS के जो हमारे वर्णनात्मक मॉडल हैं, यानी जो हमारे एक्सप्लेनेटरी मॉडल्स में निर्माण सिस्टम को बुद्धिमान बनाया जाता है। यानी जब भी हम एक वर्णनात्मक मॉडल का निर्माण करते हैं तो सिस्टम को हम बुद्धिमान बनाते हैं। और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यानी सामग्री पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली, इसका क्या रोल है हमारे लचीलापन विनिर्माण प्रणाली में, वो हम देखेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ वी कैन से what is the role of flexible manufacturing system in what is the role of material handling equipment in flexible manufacturing system, यानी सामग्री हस्तांतरण प्रणाली या पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली का हमारे इस FMS के क्या मुख्य कार्य है वह हम देखेंगे। तो FMS का दूसरा मुख्य घटक जो होता है वो है हैंडलिंग प्रणाली, यानी हैंडलिंग इक्विपमेंट। अब हम बात करते हैं कि जो हैंडलिंग, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो हमारा पदार्थ हैंडलिंग इक्विपमेंट है, पदार्थ हैंडलिंग उपकरण है, वह एक ऐसा उपकरण है जो हमारे वर्कशॉप में या इंडस्ट्री में वर्क मटेरियल को, रॉ मटेरियल को या फिनिश प्रोडक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इससे क्या है कि जो हमारा डायरेक्ट लेबर इन्वॉल्वमेंट है वो हम कम कर देते हैं, यानी विद द हेल्प ऑफ वी कैन से by employing material handling system we are going to reduce the direct labor involvement in the process and we are going to decrease the time of loading and unloading of materials for a process। दूसरा जो है पदार्थ हैंडलिंग इक्विपमेंट में क्या क्या है,
तो पदार्थ हैंडलिंग में भाग परिवहन, कच्चा माल और अंतिम उत्पाद परिवहन और भंडारण, खाली औजार, सहायक पदार्थ, फिक्सचर और उपकरण सम्मिलित हैं। यानी हम जो है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS जो है हमारा, उसके द्वारा हम हैंडलिंग में भाग परिवहन यानी पार्ट ट्रांसपोर्टेशन, कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल और अंतिम उत्पाद में यानी जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, ट्रांसपोर्टेशन और भंडारण यानी भंडारण मतलब स्टोरेज, इन सब को हम क्या करते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंतर्गत जो हमारा हैंडलिंग इक्विपमेंट का जो कार्य है वो इन सब कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जैसे जो हमारा मशीन सेटअप पे मान लिया गया कोई खाली औजार है जिसका कोई प्रयोग नहीं है, उस खाली औजार को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना जो है वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। यदि किसी मशीन पर, किसी फिक्स्ड मशीन पर अगर किसी सहायक पदार्थ की ज़रूरत है तो वो सहायक पदार्थ या फिक्सचर की ज़रूरत है जिससे कि हमारे वर्कपीस को, मटेरियल को पकड़ा जाता है, संभाल के रखने में उसे इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो हैं हमारे मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि स्पेशलाइज जो वर्क है हमारा, मतलब मेन जो मकसद है या मेन जो कार्य है, वो मेन कार्य क्या है हमारे पदार्थ हैंडलिंग डिवाइस का, वो हम आज देखेंगे। पदार्थ हैंडलिंग डिवाइस जो है वो दो स्टेशन के बीच कार्य के हिस्सों का अनियमित स्वतंत्र संचालन करना। यानी मान लिया कि दो वर्क स्टेशन हमारे इंडस्ट्री में है, वर्क स्टेशन A एंड वर्क स्टेशन B। तो वर्क स्टेशन A और वर्क स्टेशन B में हम ये देखते हैं कि दो स्टेशनों के बीच जो कार्य के हिस्सों का अनियमित स्वतंत्र संचालन। अनियमित स्वतंत्र संचालन का मतलब ये है कि हम जो है वर्कपीस को, टूल को हम एक मशीन स्टेशन से दूसरे मशीन स्टेशन पर हम क्या कर सकते हैं, संचालित कर सकते हैं। अगला जो है इसके अंतर्गत एक कार्य केंद्र से किसी अन्य स्टेशन पर कार्य के हिस्सों को स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। यानी जब हमारा यह स्वतंत्र संचालन होता है तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि कार्य केंद्र से यानी वर्क सेंटर से अपने पदार्थ को, अपने प्रोडक्ट को किसी अन्य स्टेशन पर कार्य के हिस्सों को स्थानांतरित करने में सक्षम होता है। यानी हम जो है एक किसी वर्क सेंटर से वर्कपीस को किसी दूसरे वर्क सेंटर पर आसानी से जो है हम स्थानांतरित कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि कार्य भाग का विन्यास की एक किस्म को संभालना। यानी जो हमारा वर्क पार्ट है, उस वर्क पार्ट का जो हमारा मैकेनिज्म है उसके एक पर्टिकुलर बेस, एक पर्टिकुलर वैरायटी को संभालना होता है। अब पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली किसी भी कार्य भाग विन्यास को संभालने में सक्षम होना चाहिए। यानी जो भी हम पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली यूज करेंगे उसमें किसी भी कार्य का विन्यास को संभालने में सक्षम होना चाहिए। यानी जो उसको हैंडल कर रहा है उस सबको, उस आदमी को ये पता होना चाहिए कि हमने क्या हैंडल किया है। अब बात करते हैं कि हमारा अस्थायी भंडारण क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अस्थायी भंडारण यानी टेम्परेरी स्टोरेज जो होता है वह पदार्थ हैंडलिंग अस्थायी रूप में कार्यखंड को संग्रहित करने में सक्षम होना चाहिए। परिणाम स्वरूप कार्यस्थानों पर पदार्थ की छोटी कतार बने। यानी पदार्थ हैंडलिंग जो इक्विपमेंट है वह स्थायी रूप से कार्यखंड को संग्रहित करने में, यानी जो हमारे वर्कपीस हैं, वर्क टूल है, या सिंपली ये कहें कि हमारा रॉ मटेरियल है, तो उस रॉ मटेरियल को जो है जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है वो इस तरीके से सक्षम होना चाहिए कि उसे जो है हमारा
परिणाम स्वरूप कार्य जो हमारा कार्य स्थान है वहाँ पे लंबी कतार ना लगे, छोटी कतार लगे। जो चौथा हमारा फैक्टर है वो ये है कि कार्यखंड के लोडिंग और अनलोडिंग के लिए सुविधाजनक पहुंच, यानी जो भी हमारा वर्क पीस या जो भी हमारा प्रोडक्ट जब बन के बाहर आता है तो उसकी लोडिंग और अनलोडिंग इतनी आसान होनी चाहिए कि जो ऑपरेटर है उसे अपने प्रोडक्ट को लोडिंग और अनलोडिंग करने में परेशानी ना समझे। तो यानी हम ये देख रहे हैं कि पदार्थ हैंडलिंग जो अस्थायी रूप से कार्यखंड को संग्रहित करने में सक्षम होता है, उसके परिणाम स्वरूप कार्यस्थलों पर पदार्थ की सबसे छोटी कतार बना रहता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस बैंक में एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जो हम एग्जांपल अगर बैंकिंग सेक्टर कर रहे हैं तो अगर हम देखते हैं कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइडर जल्दी जो है कार्य को निष्पादित करता है तो लोगों का काम जो है जल्दी शुरू हो पाता है। उसी तरीके से हमारा एफएमएस में टेम्पररी स्टोरेज जो है वो ये काम करता है कि कार्यखंड को संग्रहित करने में सक्षम होता है। और दूसरा जो है वो कार्यस्थानों पर जो है छोटी कतार लगने के लिए जो है वो कटिबद्ध होता है। स्टूडेंट्स, अब जो है हमने ये भी देखा कि जो कार्यखंड हमारे प्रोडक्ट जो है वो जब बन के तैयार हो जाता है तो बन के तैयार होने के बाद हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जो पदार्थ हैंडलिंग प्रणाली है प्रणाली को एफएमएस की सहायता से कार्यखंड को लोड और अनलोड करने का साधन प्रदान करना चाहिए। यानी हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की सहायता से जो हमारा वर्क पीस है उसको लोड और अनलोड, यानी वर्क पीस को कब हम लोड करेंगे, जब हमारा रॉ मटेरियल किसी वर्क मशीन पे जाएगा, मशीनिंग सेंटर पे जाएगा तो हम लोडिंग का काम करते हैं। अनलोडिंग का काम कब करेंगे, जब वो फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा तो उसे हम बाहर निकालेंगे और फिर तो वहाँ पे जो है जो ट्रक बाहर जाने वाली होती है वर्क प्रोडक्ट लेके उस पर हम लोडिंग कर देते हैं। तो जो पदार्थ हैंडलिंग इक्विपमेंट है यानी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उसको हम इन सब कार्यों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का साधन जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो है वो है कंप्यूटर नियंत्रण के साथ संयोज्य, यानी कंप्यूटर न्यूमेरिकल हमने पहले भी देखा था कि जब भी जो हमारा पदार्थ हैंडलिंग के जो है कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित करने योग्य होना चाहिए, क्योंकि एक जगह बैठ के हम जो प्रोसेसेस हैं उस प्रोसेसेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अब पदार्थ हैंडलिंग उपकरण के भी दो प्रकार हैं। पहला प्रकार है प्राथमिक हैंडलिंग प्रणाली, दूसरा है द्वितीयक हैंडलिंग प्रणाली। यानी प्राइमरी में जो है हम मैनुअली जो है बहुत छोटे पार्ट्स या छोटे वर्क पीस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राथमिक हैंडलिंग प्रणाली। और दूसरा है हमारा द्वितीयक हैंडलिंग प्रणाली। यानी द्वितीयक हैंडलिंग प्रणाली में जो है हम फिनिश प्रोडक्ट को जो है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की कोशिश करते हैं। अब आता है नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है लचीलापन के लाभ तथा सीमाएं। यानी जब हम इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में जब एफएमएस की हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या एडवांटेज है, कार्य को तेज तथा उच्च लचीलेपन के साथ होना संभव होता है। यानी वी कैन से द वर्क इज गोइंग टू बी डन वेरी रैपिडली एंड वी कैन से उच्च लचीलेपन के साथ देना संभव होता है। वी कैन से द हायर फ्लेक्सिबिलिटी रेंज शुड बी प्रोवाइडेड। जो दूसरा हमारा एडवांटेज है, दूसरा एडवांटेज ये है कि कम लागत और एक भाग से दूसरे भाग में परिवर्तन आसानी से किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है
वो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो, और हम यह इतना फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास रहे कि हम एक भाग को दूसरे भाग में परिवर्तन आसानी से कर सकें जब हमारी ऐसी मार्केट की नीड आ जाए। एक भाग से दूसरे भाग में पूंजी को उपयोग में सुधार में नियंत्रण करता है। एक भाग से दूसरे भाग में पूंजी के उपयोग का सुधार में नियंत्रण करता है। चौथा है श्रमिकों की संख्या में कमी के कारण कम प्रत्यक्ष श्रम लागत लगता है। यानी जो श्रमिक की संख्या हमारी कम हो जाती है, श्रमिक की कम संख्या के वजह से जो हमारा लागत है, जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है, वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अब हम बात करेंगे नियोजन और प्रोग्रामिंग परिशुद्धता के कारण यह वस्तु सूची। तो जो हमारी प्लानिंग है और प्रोग्रामिंग प्लानिंग के अनुसार ही जो है हमारी प्रोग्रामिंग हुई, तो उसमें अनएक्यूरेसी नहीं होना चाहिए। अगर अनएक्यूरेसी करोगी तो इसमें नियोजन और प्रोग्रामिंग परिशुद्धता के कारण वस्तु सूची बनती है। तो अब हम बात करेंगे कि ये 5 तो हमारे एडवांटेजेस हो गए कि जो हमारा कार्य को तेज और उच्च लचीलापन के साथ संभव होता है, कम लागत और एक भाग से दूसरे भाग में परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है, एक भाग से दूसरे भाग में पूंजी के उपयोग में सुधार एवं नियंत्रण किया जा सकता है, श्रमिकों की संख्या में कमी के कारण कम प्रत्यक्ष श्रम लागत लगता है, नियोजन और प्रोग्रामिंग परिशुद्धता के कारण कम वस्तु सूची बनती है। अब इसकी सीमाएँ क्या हैं, हमें ये देखना है। तो सीमाएँ हमें ये देखा कि उत्पाद या उत्पाद के मिश्रण में परिवर्तन के अनुकूल होने की सीमित क्षमता है। यानी जो हमारा उत्पाद है, उस उत्पाद को अगर हम मिश्रित उत्पाद बनाने लगे या कोई मिश्रण के अनुकूल जो होती है, ये नहीं होते हैं। दूसरा जो है, पूर्व मशीनें सीमित क्षमता की हैं और उत्पादों के लिए आवश्यक टूलिंग सदैव दिए गए एफएमएस में संभव नहीं है। यानी जो कन्वेंशनल बहुत सारी मशीनें हैं, उस कन्वेंशनल बहुत सारी मशीनों से हम क्या कह सकते हैं कि यह आवश्यक नहीं है सदैव कि जो दिए गए एफएमएस का हम इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे कर लें। फिर नेक्स्ट है कि यह महंगी क्रिया है। यानी जो हमारा एफएमएस का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो एफएमएस का इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो महंगा होता है। पर्याप्त पूर्व नियोजन गतिविधि है। यानी हम पूरी प्लानिंग पहले से कर लें तब हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने एफएमएस के बारे में इतने सारे टॉपिक्स पढ़े और हमने ये देखा कि जो हमारा एफएमएस है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कितने टाइप्स के एफएमएस हमारे होते हैं, कितने टाइप की हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो हमारा प्रयोग में लाया जाता है। और हमने ये भी देखा कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कैसे परिवर्तन आता है, हाउ वी आर गोइंग टू चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। एक निर्माण के लचीलेपन का मूल्यांकन परिवर्तन और बाधा की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। एक निर्माण के लचीलेपन का मूल्यांकन परिवर्तन और बाधा की प्रकृति के माध्यम से रखते हुए किया जाना चाहिए। निर्माण प्रणाली में विभिन्न प्रकार के वर्क स्टेशन, मशीनें आदि सम्मिलित हैं। यानी ये सारी चीज़ें हमारे निर्माण प्रणाली में आते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि निर्माण प्रणाली में होने परिवर्तन को 2 श्रेणी में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है वो एक्टिव चेंज था, दूसरा हमने पैसिव चेंज बताया था। तो एक्टिव चेंज जो है वो ऐसा चेंज है जहाँ पे हम ऑपरेटर और प्रबंधन दोनों को जिम्मेदार ठहराते हैं किसी भी उत्पादन प्रणाली में चेंज करने के लिए। और दूसरा जो है वो पैसिव चेंज था, यानी निष्क्रिय चेंज था। तो उसमें हम देखते हैं कि ऐसा परिवर्तन यहाँ प्रणाली में ही परिवर्तन का अंतर्निहित क्षमता है, निष्क्रिय परिवर्तन कहलाता है। इसमें ऑपरेटर या प्रबंधन द्वारा सिस्टम को समायोजित हम नहीं करते हैं, यानी ऑपरेटर को हम इसमें जो है नहीं करते हैं। और दूसरा था कि परिवर्तन के स्रोत आखिर आते कहाँ से हैं। तो पहला जो परिवर्तन का स्रोत बताया गया है वो है आंतरिक स्रोत, यानी
इस प्रकार के सिस्टम में मशीन और सामग्री हैंडलिंग प्रणाली, ब्रेकडाउन, प्रसंस्करण, समय अनुपस्थिति, प्रचालन तथा गुणवत्ता आदि करते हैं। अब हम बात करेंगे कि बाहरी परिवर्तन क्या होता है। तो इस प्रकार के सिस्टम के प्रकार साधन मात्र ऑपरेटरों या प्रशिक्षण एवं कौशल, ग्राहक प्रतियोगिता तथा आवंटन। इसमें हम लोगों ने देखा कि मशीन फ्लेक्सिबिलिटी क्या है। मशीन फ्लेक्सिबिलिटी किन किन बिंदुओं पर निर्भर करता है, क्योंकि जब भी हम फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में हम यह देखते हैं कि जो हमारा मशीनरी है वह मशीनरी कैसे जो है वो इतना अडेप्ट कर लेती है। जो हमारे प्रोडक्ट में अगर चेंजेज हो जाते हैं या हमारे प्रोसेस में कोई चेंजेज हो जाते हैं या नया सिनेरियो के अनुसार कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसको जो है अडेप्ट करने की श्रृंखला होनी चाहिए, उसमें सेपरेट करने वाला क्षमता नहीं होना चाहिए। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मशीन लचीलापन के अंतर्गत दिए गए मशीन को उत्पादन और संचालन और कार्यखंड शैलियों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जहाँ जो है लचीलापन उतना ही अधिक होता है। जितना कि मशीन की सीमा जितनी अधिक होगी मशीन का लचीलापन उतना ही अधिक होगा। यानी मशीन की जो सीमा है, मशीन का जो रेंज है उसको हम वाइड रखेंगे ताकि जाके हमारे जो मशीन का लचीलापन है वो भी उतना ही हो पाए। अब हम बात कर रहे हैं मशीन पर लचीलापन विभिन्न कारकों पर। कौन कौन से कारक पर मशीन फ्लेक्सिबिलिटी निर्भर करता है। तो पहला सेटअप या परिवर्तन का समय, दूसरा मशीनों के साथ आसानी से डाउनलोड किए जाने वाले पार्ट प्रोग्राम का प्रकार। यानी हम जब भी पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं तो डिफरेंट जो है हम CNC ऑपरेटर से हम जो है उसकी प्रोग्रामिंग कराते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेटअप कॉस्ट जो है, इसका परिवर्तन का समय, यानी मशीन को इंस्टॉल करने और उसमें उसका सेटअप कॉस्ट। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे सेटअप या परिवर्तन का समय। तो सेटअप या परिवर्तन का समय में हम क्या करते हैं कि जो टूल को हमने चेंज करना हो या वर्क पीस को बदलना हो, इस तरीके की जो समय लगती है, इन सब समय को हम क्या कहते हैं, सेटअप या परिवर्तन का समय। मशीनों के साथ आसानी से डाउनलोड किए जाने वाले पार्ट प्रोग्राम का प्रकार, यानी हम ऐसा पार्ट प्रोग्राम मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसा पार्ट प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग कराएंगे कि जिससे कि हमें यह पता चल जाए कि जो हमने पार्ट प्रोग्रामिंग कराई है वो प्रयोग में लाए जाने वाले मशीनों पर आसानी से डाउनलोड हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि फिर मशीनों की भंडारण क्षमता कितनी होनी चाहिए। तो मशीनों की भंडारण क्षमता होनी चाहिए कि अगर आपको अचानक से किसी भी वर्क पीस पे कोई नया ऑपरेशन लेके आना हो या समय के साथ जो है आपके प्रोडक्ट में परिवर्तन करना हो, उसके साथ टूल की भी परिवर्तन करने की बात हो रही हो, तो हम FMS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा फीचर है वो फीचर क्या कहता है, व्हाट द फीचर ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में क्या है ऐसी खूबी कि जिसको हम जो है लागू करना चाहते हैं अपने फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ में। तो हम ये सबसे पहला हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो है हमारा टेक्निकल जो है हमारा फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात करते हैं कि टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी जो है हम कितना रखते हैं।
प्रोसेस की मिक्सिंग आसान हो सकती है। एक प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, उसमें अवेलेबिलिटी उसकी रख सकते हैं कि अगर प्रोसेस 1 काम नहीं किया तो प्रोसेस 2 काम करना शुरू कर दे, प्रोसेस 2 काम नहीं शुरू किया तो प्रोसेस 3 काम करना शुरू कर दे। तो इस तरीके की जो हमारी व्यवस्था है वो जो है उसमें आती है हमारे फ्लेक्सिबिलिटी में ही, यानी टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी में। अब हम बात कर रहे हैं कि मशीन संचालन के क्रम को जल्दी जल्दी बदलने की क्षमता, यानी जो हमारा संचालन के क्रम है, यानी मशीन को चलाने का जो क्रम है उस क्रम को हम जल्दी जल्दी बदलने की क्षमता रखते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जब हम एफएमएस को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो एफएमएस के द्वारा हम एकीकरण यानी इंटीग्रेशन करते हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा उसका ये है कि हम एक जगह बैठे ही जो है हम सारे मशीन की कंट्रोलिंग देख सकते हैं, कौन कौन सा प्रोडक्ट है उसकी ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है एफएमएस को इम्प्लीमेंट करके उसके ज़रिए हम देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि मशीनीकरण को पुनः प्रोग्रामिंग की योग्यता होनी चाहिए कि अगर कार्यखंड की मशीनिंग करनी हो या हमारा अगर कार्यखंड पे जो है एक तरीके से हम अगर कहें कि उस पे कोई नया अपडेट आ गया या कोई नई प्रोडक्ट की उस पर हमें डिज़ाइनिंग करनी हो तो डिज़ाइनिंग करने के बाद उसकी पुनः हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और प्रोग्रामिंग करने की योग्यता हमारे उस मशीन में होना चाहिए। इसी से ये कैसे पॉसिबल है, जब हमारी मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो, तो मशीन में इस तरीके से जो है कार्य करने की क्षमता उपलब्ध हो, औजार का मार्गदर्शन हम कर सकें उस चेंज के हिसाब से जो पार्ट प्रोग्रामिंग में हमने बदलाव किए हैं, उस पार्ट प्रोग्रामिंग में बदलाव के अनुसार जो है हम उसमें चेंज कर पाएँ। संचालन के लिए पुनः प्रोग्रामिंग की योग्यता कर पाएँ, जिसमें हम पदार्थ उपकरण और उपकरण परिवर्तन के काम को करना। फिर जो है हम लोगों ने देखा कि हमारा जो इक्विपमेंट होता है वो प्राइमरी इक्विपमेंट होता है और सेकेंडरी इक्विपमेंट होता है। और प्राइमरी इक्विपमेंट में क्या है कि हम वर्क सेंटर के महत्व प्रदर्शित करते हैं कि हमारा जो उत्पाद का कार्यखंड है वह कार्य केंद्र को महत्व प्रदर्शित करता है और प्रक्रिया केंद्र पर उत्पाद कार्यखंड को इकट्ठा तथा उनकी जांच करता है। अब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी इक्विपमेंट क्या है। तो सेकेंडरी इक्विपमेंट में हमने देखा कि जो पैलेट है, टूल को चालू करने या उसके स्थापना का क्षेत्र है, या हम जो समर्थन स्टेशन की हम बात कर रहे हों, या फिक्सचर की बात कर रहे हों, या लोड अनलोड स्टेशन की बात कर रहे हों, या टूल चालू करने या स्थापना क्षेत्र की आदि की हम बात कर रहे हों, तो ये हो जाता है हमारा द्वितीय उपकरण यानी सेकेंडरी इक्विपमेंट। और फिर से जो है हमने सपोर्ट सिस्टम को पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि इंटीग्रेटेड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो IDS है, इसके अनुसार जो है इसमें हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगा देते हैं, एक जो है विश्लेषण सिस्टम को उसमें लगा देते हैं जिससे एनालिसिस हो पाए। फिर जो है हम एक इस कॉम्प्लेक्स जो हमारा सिस्टम है, इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि इसमें जो सम्मिलित गतिविधियाँ हैं उनके लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार हो जाए और हमारे जो कार्य करने में कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट जो है एफएमएस के वर्णनात्मक मॉडल के निर्माण में सिस्टम को बुद्धिमान बनाया जाता है। यानी हम सिस्टम को बुद्धिमान इस सेंस में बनाते हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे उसमें हम वॉइस रिकॉग्निशन कर सकते हैं कि वॉइस रिकॉग्निशन से हम अपने सिस्टम को जो है वो एक तरीके से सिस्टम को हम देख पाएँ, सिस्टम के द्वारा हम कार्य ले लें। फिर हम लोगों ने देखा कि जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रोल एफएमएस को इम्प्लीमेंट करने में मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का है। तो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट जो है वो यह देखता है कि जो है हम रॉ मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करना सुनिश्चित करें, हम जो है फिनिश प्रोडक्ट का जो है ट्रांसपोर्टेशन करना सुनिश्चित करें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ये आ जाती हैं पदार्थ हैंडलिंग सिस्टम में, जिसको हम एफएमएस का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर मानते हैं कि जब भी हम एफएमएस के इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो हमारा जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है या मटेरियल हैंडलिंग जो सिस्टम है वो एक तरीके से
बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले करेगा। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम या हमारा जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो किस तरीके से कार्य को आसान बनाता है, किस तरीके से जो है वो हम अपने कार्य को अच्छे तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो है टॉपिक्स हम फिर से आपको एक बार रिवाइज करा सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एफएमएस को देखा कि एफएमएस क्या है। एक ऐसी फ्लेक्सिबल सिस्टम है जिसमें जो है हम प्रोडक्ट के नीड के अनुसार उसमें चेंज करने की क्षमता रखते हैं। निर्मित किए जा रहे पदार्थ का प्रकार में चेंज करने की क्षमता रखते हैं। प्रोसेस में हम चेंज करने की क्षमता रखते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम प्रोसेस को कंप्यूटरीकृत कर देते हैं, स्वचालित कर देते हैं, जिससे कि हमारा डायरेक्ट लेबर इन्वेस्टमेंट जो है कम हो जाए और हमारा कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस जो है इंक्रीज कर जाए। और हमने फिर देखा कि एफएमएस सिस्टम के मुख्य तत्व जो हैं वो कंप्यूटर नियंत्रित मशीनें या न्यूमेरिकल नियंत्रित मशीनें, फिर सामग्री स्थानांतरण प्रणाली जो है वो होता है, फिर केंद्रीय नियंत्रण कंप्यूटर जो सामग्री के को प्रवाहित करता है या उनको नियंत्रित करता है। फिर एफएमएस के तत्व हम लोगों ने देखे, इसमें जो है हार्डवेयर, सीएनसी मशीन टूल, सामग्री हैंडलिंग उपकरण, चिप हटाने और शीतलक प्रणाली, लोडिंग प्रणाली, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी इसमें आती हैं। पार्ट्स पर सफाई स्टेशन है, निरीक्षण हार्डवेयर है। एफएमएस का सैद्धांतिक उद्देश्य फिर हम लोगों ने देखा, इसके माध्यम से हम परिचालन नियंत्रण में सुधार करते हैं, प्रत्यक्ष श्रम के माध्यम को कम करते हैं। फिर जो है हम देखते हैं कि लघुभागीय जवाबदेही से मिलकर सुधार करते हैं। आसान जो है हम मशीन का उपयोग बढ़ाते हैं। फिर हम देखें कि लचीलापन का सिद्धांत क्या है। तो किसी प्रणाली को कंपनी ने अपनी आवश्यकताओं, संचालन और प्रबंधन के आधार पर अनुकूल बनाने में सक्षम अगर है तो वह लचीलापन का उपयोग अलग अलग संदर्भ में कर सकता है। फिर जो है एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशन फ्लेक्सिबिलिटी। फिर हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जो है चेंज देखा। फिर हमने एक्टिव पैसिव चेंज देखा। फिर जो हमारा उस एक्टिव पैसिव चेंज के लिए क्या सोर्स हैं वो देखा। फिर हम लोगों ने एफएमएस की विशेषताएँ देखी। फिर हम लोगों ने प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट देखा कि कैसे हम उपकरणों का उत्पादन करते हैं। फिर हम लोगों ने लचीलापन का समर्थन प्रणाली देखा। फिर जो है हम लोगों ने मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट देखा। उसके बाद जो है हम लोगों ने उसके लाभ और सीमाएँ देखा। और ये कुछ इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि एफएमएस से आप क्या समझते हैं, इसका विस्तारपूर्वक वर्णन करें। मटेरियल हैंडलिंग क्या है, इसको समझाएं। एफएमएस के लाभ तथा सीमा क्या है यह बताएं। एफएमएस की विशेषताएं बताएं। एफएमएस के मुख्य तत्व तथा उसके उद्देश्य बताएं। तो ये इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने देखा है। और नेक्स्ट जो है लेक्चर सीरीज़ में हम देखेंगे अगले चैप्टर को। थैंक यू।